नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। खास तौर पर एसएससी, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। हम भारतीय संविधान के सबसे जरूरी अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, और हमारा मकसद सिर्फ रट्टा लगाना नहीं है। हम हर आर्टिकल के पीछे की कहानी, उसका असली मतलब और वो क्यों इतना जरूरी है, इसे समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि परीक्षक इन्हीं टॉपिक से कैसे घुमा फिरा कर सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए एकदम शुरुआत से, संविधान की बनावट से। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा संविधान दिखता कैसा है। जब यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब कहा जाता है कि इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज हम सुनते हैं कि 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं। ये नंबर बढ़ा कैसे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मूल अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं। आखिरी नंबर 395 ही है, लेकिन समय के साथ जब संविधान में संशोधन हुए तो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, पर उन्हें एक नया नंबर देने की बजाय मौजूदा अनुच्छेदों में ही उपखंडों के तौर पर सब क्लॉजेस के तौर पर जोड़ा गया। अच्छा, जैसे अनुच्छेद 21 में बाद में 21 का जोड़ा गया। बिल्कुल। शिक्षा का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का, या फिर समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता वाला अनुच्छेद 39 क, ये सब बाद में आए हैं। इसी तरह अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स, वो भी मूल रूप से 8 थीं, लेकिन आज 12 हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सब बाद में जोड़ी गई। जी, अलग-अलग संशोधनों से। तो परीक्षा के लिए दो आंकड़े बहुत जरूरी हैं। मूल अनुसूचियां थीं 8 और वर्तमान में है 12। ठीक है, तो ये ढांचा साफ हो गया है। अब आते हैं संविधान के पहले भाग पर। अनुच्छेद 1 कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ दो नाम क्यों, और राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या खास मतलब है? देखिए, संविधान सभा में देश के नाम को लेकर काफी बहस हुई थी। कुछ लोग पारंपरिक नाम भारत चाहते थे, तो कुछ आधुनिक नाम इंडिया। तो बीच का रास्ता निकाला गया और दोनों को मान्यता दे दी गई। और यूनियन ऑफ स्टेट्स? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक समझे, यह एक अटूट संघ है। अब इसी से जुड़े दो और अनुच्छेद हैं, 2 और 3, जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर नया राज्य बना सकती है। बाहरी क्षेत्र जैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम, जो पहले एक अलग देश था और बाद में भारत का हिस्सा बना। अच्छा, और अनुच्छेद 3? अनुच्छेद 3 देश के अंदर ही राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने से जुड़ा है। हाँ, जैसे किसी राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। हाँ, या किसी राज्य का नाम बदलना, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा हुआ। ये सारे काम संसद अनुच्छेद 3 के तहत करती है। तो इसका मतलब संसद जब चाहे किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है। क्या इसके लिए उस राज्य की सहमति जरूरी नहीं है? ये बहुत बड़ी शक्ति है। राष्ट्रपति इस तरह का कोई भी बिल संसद में रखने से पहले उसे संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजते हैं, उनकी राय जानने के लिए। लेकिन विधानसभा की राय मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। अंतिम फैसला संसद का ही होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए, देश की परिभाषा से आगे बढ़कर अब नागरिक के अधिकारों पर आते हैं। जी। मौलिक अधिकार। शुरुआत करते हैं समानता के अधिकार से। इसमें अनुच्छेद 14, 17 और 18 ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाँ, ये तीनों अनुच्छेद सामाजिक बराबरी की नींव रखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून सब के लिए एक ही है। और अनुच्छेद 17, वो तो सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। बिल्कुल, यह सिर्फ अंत ही नहीं करता, बल्कि छुआछूत को किसी भी रूप में मानना एक दंडनीय अपराध बनाता है। परीक्षाओं में ये अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है। और फिर है अनुच्छेद 18, जो उपाधियों का अंत करता है। मतलब अब कोई अपने नाम के आगे राजा, महाराजा नहीं लगा सकता। जी, नवाब जैसी वंशानुगत उपाधियां नहीं लगा सकता, लेकिन इसमें सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छूट दी गई है। हाँ,
क्योंकि वो योग्यता से मिलती हैं, जन्म से नहीं। सही पकड़ा। संविधान योग्यता का सम्मान करता है, जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार का नहीं। समानता के बाद अब बात करते हैं आज़ादी की। अनुच्छेद 19 और 21 को तो लोकतंत्र की जान कहा जाता है। सही कहा आपने। अनुच्छेद 19 हमें कई तरह की आज़ादी देता है। बोलने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी। वहीं अनुच्छेद 21 हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसमें कई और अधिकार जोड़ दिए हैं। बिल्कुल, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, ये सब इसी में शामिल हैं। और इसी में एक और अनुच्छेद जुड़ा है 21 क 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये तो मूल संविधान में नहीं था, है ना? नहीं, ये नहीं था। और यही इसे परीक्षा के लिए सबसे खास बनाता है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया था। ये साल और ये संशोधन नंबर दोनों ही याद रखने बहुत जरूरी हैं। इस एक संशोधन ने शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर अनुच्छेद 32 को सबसे खास माना जाता है। भीमराव अंबेडकर ने तो इसे संविधान की आत्मा तक कह दिया था। ऐसा क्यों? सोचिए, आपको बहुत सारे शानदार अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन अगर उन अधिकारों का हनन हो तो उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो, तो क्या उन अधिकारों का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस कागज पर लिखे अच्छे विचार बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 वही तरीका है। ये खुद एक मौलिक अधिकार है जो हमारे बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये हमें शक्ति देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उन अधिकारों को फिर से लागू करवाता है। जी, इसीलिए अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा, क्योंकि ये बाकी अधिकारों में जान डालता है। ये रिट क्या होती है? क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती है? जरूर। रिट कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक आदेश होता है। ये कई तरह की होती हैं। जैसे एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हेबियस कॉर्पस। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लेती है तो कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश दे सकती है कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये आम नागरिक के हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वाह, ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। तो ये तो हुए वो अधिकार जो हर नागरिक को मिलते हैं, लेकिन देश को चलाने वाली सरकारों के लिए क्या कोई दिशा निर्देश हैं? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है कि नीतियां बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए। जी, इनमें से कुछ अनुच्छेद तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। क्या? ये गांधी जी के विचारों पर आधारित है और भारत में पंचायती राज की नींव इसी अनुच्छेद से पड़ी। फिर है अनुच्छेद 44 यानी समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है। और एक अनुच्छेद 50 भी है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। मतलब जज और मंत्री एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। आपने इसे बहुत सरल शब्दों में सही समझा। इसका मकसद यही है कि न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें बिना किसी सरकारी दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। जज अपना काम करें, सरकार अपना, कोई किसी के काम में दखल ना दे। बिल्कुल, ताकि लोकतंत्र में संतुलन बना रहे। चलिए अब केंद्र सरकार की संरचना पर आते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात करता है। तो असली शक्ति किसके पास होती है? देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में दो तरह के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्र के अध्यक्ष, सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख, नॉमिनल हेड हैं। अच्छा, और वास्तविक शक्ति? वास्तविक कार्यकारी शक्ति मतलब रियल एग्जीक्यूटिव पावर वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति अपने सभी काम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। समझ गया। अब कुछ और महत्वपूर्ण पदों और शक्तियों की बात करते हैं। एक पद है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है। ये कौन होता है?
महान्यायवादी को आप आसान भाषा में सरकार का वकील समझ सकती हैं। जैसे हमें कानूनी मामलों में वकील की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भारत सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है तो महान्यायवादी उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और एक और दिलचस्प अनुच्छेद है 112, जो वार्षिक वित्तीय विवरण से जुड़ा है। हम तो इसे बजट कहते हैं। हाँ, और यही तो परीक्षा में सवाल बनता है। हम सब आम बोलचाल में बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। अच्छा जी, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है। ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में बहुत काम आती हैं। और राष्ट्रपति की एक और शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं। इसे ही अध्यादेश कहते हैं। हालांकि बाद में जब संसद का सत्र शुरू होता है तो इसे संसद से पारित करवाना जरूरी होता है। ठीक है, अब कार्यपालिका और विधायिका के बाद न्यायपालिका पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गठन के लिए कौन से अनुच्छेद हैं? ये याद रखना बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। अब अगर आपको हाई कोर्ट का अनुच्छेद याद करना है तो बस इसी 124 के 2 को उठाकर सबसे आगे रख दीजिए। ये बन जाएगा 214। अरे वाह, 124 सुप्रीम कोर्ट और 2 को आगे किया तो 214 हाई कोर्ट। एग्जैक्टली। एक छोटी छोटी ट्रिक्स ही परीक्षा में समय बचाती हैं। हमने पहले रिट जारी करने की शक्ति की बात की थी, जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या हाई कोर्ट के पास भी ऐसी कोई शक्ति है? हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक होता है। वो कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी कर सकता है। हाँ की बात करते हैं जिनसे जुड़े अनुच्छेद सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे सीएजी, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। ये तीनों हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी आता है, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखता है। कई बड़े घोटाले सीएजी की रिपोर्ट से ही सामने आए हैं। बिल्कुल। फिर है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग, जिसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से मिले पैसे का बंटवारा करना। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इसी संस्था की है। इन तीनों संस्थाओं और इनके अनुच्छेदों का मिलान करने वाले सवाल बहुत आम है। सेवाओं के बारे में भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 312, जो अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा है। इसके बारे में कुछ खास है क्या? जो राज्यसभा को एक विशेष शक्ति देती है। अगर देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, जैसे आईएएस, आईपीएस, तो ऐसा करने का प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। मतलब लोकसभा ये प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकती? नहीं, ये सवाल कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये एक बहुत ही खास बिंदु है। अब हम अपने आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक पर आते हैं, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352, 356 और 360। इन तीनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लगाया जा सकता है। इसके 3 आधार हैं: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन, मैंने सुना है कि पहले इसकी जगह कोई और शब्द था। इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ये एक बहुत अस्पष्ट शब्द था। इसी अनुभव के बाद संविधान में 44 संशोधन के जरिए इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो सके। और अनुच्छेद 356? वो है राष्ट्रपति शासन, जो किसी एक राज्य में लगाया जाता है जब वहां की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो सौभाग्य से भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। बहुत बढ़िया, हमने लगभग सभी जरूरी अनुच्छेदों पर एक अच्छी खासी चर्चा कर ली है। तो चलिए इसे खत्म करने से पहले एक छोटा सा रैपिड रिवीजन हो जाए। हाँ बिल्कुल। मैं सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है?
अनुच्छेद 17। दूसरा, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। तीसरा, किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है? अनुच्छेद 312। चौथा, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? अनुच्छेद 324। और आखिरी सवाल, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। शानदार। तो मुझे लगता है कि आज की हमारी ये चर्चा सुनने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। याद रखें, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है और सफलता का मूल मंत्र है बार बार रिवीजन। और एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज हमने अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात की। सोचिए, अगर ये अलगाव ना होता और सरकार जजों की नियुक्ति और तबादले अपनी मर्जी से कर सकती, तो क्या हमें कभी निष्पक्ष न्याय मिल पाता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? विकल्प ए 8, विकल्प बी 10, विकल्प सी 12 या विकल्प डी 9। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। बिल्कुल। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए मूल भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां शामिल थीं। सही। दूसरा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख है? विकल्प ए अनुच्छेद 1, विकल्प बी अनुच्छेद 2, विकल्प सी अनुच्छेद 3 या विकल्प डी अनुच्छेद 4। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? विकल्प ए 8, विकल्प बी 10, विकल्प सी 11 या विकल्प डी 12। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। बिल्कुल। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं, जिससे वर्तमान संख्या 12 हो गई है। सही कहा। प्रश्न 4, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प ए अनुच्छेद 16, विकल्प बी अनुच्छेद 17, विकल्प सी अनुच्छेद 18 या विकल्प डी अनुच्छेद 23। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 14, विकल्प बी अनुच्छेद 15, विकल्प सी अनुच्छेद 19 या विकल्प डी अनुच्छेद 21। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। सही। प्रश्न 6, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? विकल्प ए अनुच्छेद 17, विकल्प बी अनुच्छेद 18, विकल्प सी अनुच्छेद 19 या विकल्प डी अनुच्छेद 20। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। प्रश्न 7, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? विकल्प ए अनुच्छेद 21, विकल्प बी अनुच्छेद 21 क, विकल्प सी अनुच्छेद 45 या विकल्प डी अनुच्छेद 51 ख। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल।
ये अनुच्छेद शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, जिसे 2002 में संविधान में शामिल किया गया था। सही कहा। प्रश्न 8। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? विकल्प ए अनुच्छेद 19, विकल्प बी अनुच्छेद 21, विकल्प सी अनुच्छेद 32 या विकल्प डी अनुच्छेद 14। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसके बिना संविधान अर्थहीन हो जाता। अगला देखते हैं प्रश्न 9। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 23, विकल्प बी अनुच्छेद 24, विकल्प सी अनुच्छेद 21 का या विकल्प डी अनुच्छेद 17। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल। यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में लगाने पर रोक लगाता है। सही। प्रश्न 10 ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प ए अनुच्छेद 40, विकल्प बी अनुच्छेद 41, विकल्प सी अनुच्छेद 42 या विकल्प डी अनुच्छेद 44। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ। यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है। प्रश्न 11। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 40, विकल्प बी अनुच्छेद 44, विकल्प सी अनुच्छेद 45 या विकल्प डी अनुच्छेद 48। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल। यह अनुच्छेद राज्य को भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। सही कहा। प्रश्न 12। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 48, विकल्प बी अनुच्छेद 49, विकल्प सी अनुच्छेद 50 या विकल्प डी अनुच्छेद 51। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प ए अनुच्छेद 52, विकल्प बी अनुच्छेद 54, विकल्प सी अनुच्छेद 61 या विकल्प डी अनुच्छेद 72। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। बिल्कुल। अनुच्छेद 52 भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति के पद की स्थापना का मूल प्रावधान है। सही। प्रश्न 14। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार। ए राष्ट्रपति, विकल्प बी उपराष्ट्रपति, विकल्प सी प्रधानमंत्री या विकल्प डी लोकसभा अध्यक्ष। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। प्रश्न 15। हाँ। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में हैं? विकल्प ए अनुच्छेद 74, विकल्प बी अनुच्छेद 75, विकल्प सी अनुच्छेद 76 या विकल्प डी अनुच्छेद 78। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संघ के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्तावनाओं की जानकारी राष्ट्रपति को दें। सही कहा। प्रश्न 16। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? विकल्प ए अनुच्छेद 72, विकल्प बी अनुच्छेद 76, विकल्प सी अनुच्छेद 148 या विकल्प डी अनुच्छेद 165। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1।
सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 110, विकल्प बी अनुच्छेद 111, विकल्प सी अनुच्छेद 112 या विकल्प डी अनुच्छेद 123। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बिल्कुल संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि इसे अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। सही। प्रश्न 18, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 110, विकल्प बी अनुच्छेद 123, विकल्प सी अनुच्छेद 124 या विकल्प डी अनुच्छेद 213। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, जब संसद सत्र में न हो और तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 19, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 123, विकल्प बी अनुच्छेद 124, विकल्प सी अनुच्छेद 214 या विकल्प डी अनुच्छेद 226। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल। अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान करता है। सही कहा। प्रश्न 20, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 124, विकल्प बी अनुच्छेद 214, विकल्प सी अनुच्छेद 216 या विकल्प डी अनुच्छेद 226। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ। अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न 21, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? विकल्प ए अनुच्छेद 32, विकल्प बी अनुच्छेद 226, विकल्प सी अनुच्छेद 214 या विकल्प डी अनुच्छेद 124। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। सही। प्रश्न 22, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 76, विकल्प बी अनुच्छेद 148, विकल्प सी अनुच्छेद 280 या विकल्प डी अनुच्छेद 324। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र पद के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है, जो संघ और राज्यों के खातों का ऑडिट करता है। ठीक है। प्रश्न 23, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 266, विकल्प बी अनुच्छेद 280, विकल्प सी अनुच्छेद 300 क या विकल्प डी अनुच्छेद 360। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल। केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। सही कहा। प्रश्न 24, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 315, विकल्प बी अनुच्छेद 324, विकल्प सी अनुच्छेद 326 या विकल्प डी अनुच्छेद 330। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते। प्रश्न 25, अखिल भारतीय सेवाओं
ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का सृजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? विकल्प ए अनुच्छेद 312, विकल्प बी अनुच्छेद 315, विकल्प सी अनुच्छेद 320 या विकल्प डी अनुच्छेद 324। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। बिल्कुल। अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार देता है। सही। प्रश्न 26, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी और एसपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 312, विकल्प बी अनुच्छेद 315, विकल्प सी अनुच्छेद 324 या विकल्प डी अनुच्छेद 330। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। प्रश्न 27, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 343, विकल्प बी अनुच्छेद 345, विकल्प सी अनुच्छेद 350 या विकल्प डी अनुच्छेद 351। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। बिल्कुल। अनुच्छेद 351 संघ को यह निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। सही कहा। प्रश्न 28, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? विकल्प ए अनुच्छेद 352, विकल्प बी अनुच्छेद 356, विकल्प सी अनुच्छेद 360 या विकल्प डी अनुच्छेद 368। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। हाँ। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 352, विकल्प बी अनुच्छेद 356, विकल्प सी अनुच्छेद 360 या विकल्प डी अनुच्छेद 365। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिल्कुल। जब किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सही। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 30, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए अनुच्छेद 352, विकल्प बी अनुच्छेद 356, विकल्प सी अनुच्छेद 360 या विकल्प डी अनुच्छेद 280। जी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आज के एमसीक्यू अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।